जैसे हम इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की ही बात करें तो दोस्तों दो टाइप के होते हैं। एक हो गया हमारा डीसी जनरेटर, दूसरा हो गया एसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर है तो जैसे हम अपने जनरेटर को रन करेंगे प्राइम मूवर के द्वारा, हमारा जनरेटर एक कांस्टेंट स्पीड पर रन करेंगे उसको, तो हमें इसके टर्मिनल पे वोल्टेज मिलेगा। और वोल्टेज कैसा मिलेगा? डीसी वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं उसका ग्राफ, या टाइम के साथ फिक्स होगा, चेंज नहीं होगा अगर हम उसको एक पर्टिकुलर स्पीड पर चलाते रहें। जब हम इस जनरेटर पर लोड लगाएंगे, मान लीजिए बल्ब लगाते हैं, तो उसमें क्या होगा? करंट फ्लो होगा और वह करंट इस वोल्टेज के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो मैंने जो वोल्टेज का ग्राफ बताया है बिल्कुल परफेक्ट डीसी नहीं बताया है। कुछ इस प्रकार के रिपल्स हैं इसमें। एक्चुअली जो जनरेटर से हमें वोल्टेज मिलता है वो प्योर डीसी नहीं मिलता, उसमें रिपल्स होते हैं थोड़े, क्योंकि हमें पता है जनरेटर के अंदर जो कॉइल होती हैं उसमें तो एसी ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन कम्यूटेटर के थ्रू वह बाहर आते आते कन्वर्ट हो जाता है डीसी में। तो परफेक्ट डीसी हमको नहीं मिलता डीसी जनरेटर से। अब जैसा वोल्टेज होगा वैसा ही करंट फ्लो होगा लोड के अंदर। मान लीजिए ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव, तो हमेशा इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता रहेगा। यहाँ पे फेज डिफरेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉस फाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पर पावर को हम सीधा सीधा बोल सकते हैं, क्योंकि हमको कौन सी पावर मिल रही है? इलेक्ट्रिक पावर मिल रही है। तो हम उसको सीधा सीधा बोल सकते हैं कि पावर होगी वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। लेकिन वहीं हम एसी जनरेटर की बात करें तो उसमें जो हमको सप्लाई मिलती है वह अल्टरनेटिंग नेचर की होती है। पहले एक डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी वोल्टेज, फिर जीरो हो जाएगा, फिर उन्हीं टर्मिनल पे जो वोल्टेज था वो अपोजिट पोलैरिटी लेगा, फिर नेगेटिव मैक्सिमम होगा, फिर वापस से जीरो हो जाएगा। हालांकि जो बड़े जनरेटर्स होते हैं या मीडियम साइज जनरेटर होते हैं या 3 फेज के ही होते हैं, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को ईजिली समझने के लिए हम उसके एक फेज की कंडीशन को ही देख रहे हैं कि उसका एक फेज का वोल्टेज इस प्रकार से बदल रहा है। तो दोस्तों जब हम इस जनरेटर के ऊपर लोड लगाएंगे तो उस लोड में करंट फ्लो करेगा, वह भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। हम देख सकते हैं यह ब्लू वाला ग्राफ, जैसे जैसे वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है करंट भी मैक्सिमम हो रहा है, फिर वोल्टेज जीरो हो जा रहा है तो करंट भी जीरो हो जा रहा है। फिर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी वोल्टेज की। पोलैरिटी चेंज होने का मतलब क्या है? पहले यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ नेगेटिव था, तो अपोजिट हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव बनने लगेगा और फिर मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा और फिर जीरो हो जाएगा। उसी हिसाब से करंट भी चेंज होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों एक साथ मैक्सिमम हो रहे हैं और दोनों एक साथ जीरो हो रहे हैं। और लोड भी हमारा रेजिस्टिव लगा हुआ है, ओवरऑल सर्किट रेजिस्टिव है। तो पावर फैक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, यहाँ हम बोल सकते हैं पावर फैक्टर 1 है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। भले ही आप जनरेटर के ऊपर रेजिस्टिव लोड लगाएं, जनरेटर में खुद की सर्किट में तो कॉइल है ही, तो फेज डिफरेंस तो आएगा ही। और ज़्यादातर जो लोड हम लगाते हैं जनरेटर के ऊपर वह इंडक्टिव नेचर के होते हैं। हमारे घर में ही अगर हम फ़ैन की बात करें उसके अंदर कॉइल है, रेफ्रिजरेटर की बात करें तो उसमें भी मोटर लगी है, उसके अंदर कॉइल है। तो ज़्यादातर जो लोड हमको मिलते हैं वह इंडक्टिव नेचर के होते हैं। पहले ओवरऑल सर्किट को हम रेजिस्टिव मानते हुए पावर को देखें तो पावर कैसे वेरी कर रही है? पावर जीरो से मैक्सिमम हो रही है, फिर जीरो हो रही है, फिर मैक्सिमम हो रही है, फिर जीरो हो रही है। इसको थोड़ा पेशेंस के साथ ध्यान से समझेंगे। जब वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव मैक्सिमम है तो पावर भी पॉजिटिव मैक्सिमम है। तो जब ओवरऑल सिस्टम हमारा रेजिस्टिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वोल्टेज करंट और पावर सब एक साथ मैक्सिमम होंगे और सब एक साथ जीरो होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, जब वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यू नेगेटिव मैक्सिमम है तब भी पावर पॉजिटिव मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या है? भले ही करंट और वोल्टेज ने दोनों ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है, लेकिन पावर तो हमेशा सोर्स से लोड की तरफ ही जा रही है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव में ले रहे हैं। और वैसे भी दो नेगेटिव वैल्यू का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो पॉजिटिव ही आता है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि जनरेटर में कोई इंडक्टेंस नहीं है, और ज़्यादातर हम इस पर जो लोड लगाएंगे वो रेजिस्टिव लोड ना होकर इंडक्टिव लोड होंगे। जैसे कि हमने फ़ैन भी लगाया उसके ऊपर तो उसके अंदर इंडक्टेंस होगा और ओवरऑल सिस्टम में पावर फैक्टर होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, वोल्टेज पहले मैक्सिमम हो जा रहा है, करंट उसके बाद में मैक्सिमम हो रहा है क्योंकि ओवरऑल सर्किट में इंडक्टेंस है। फिर वोल्टेज पहले ज़ीरो हो जा रहा है, करंट को ज़ीरो होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसी प्रकार से नेगेटिव मैक्सिमम भी वोल्टेज पहले हो जा रहा है, करंट थोड़ी देर बाद नेगेटिव मैक्सिमम हो रहा है, और फिर वोल्टेज ज़ीरो हो जा रहा है, करंट थोड़ी देर बाद ज़ीरो हो रहा है। इसका मतलब क्या है? करंट लैग कर रहा है, पीछे रह जा रहा है, और इंडक्टिव सर्किट में करंट जो है वह पीछे रह जाता है। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में 90 डिग्री लैग कर जाएगा, लेकिन यहाँ हम प्योर इंडक्टिव सर्किट का केस लेकर नहीं चल रहे हैं, पार्शियली इंडक्टिव सर्किट का केस लेके चल रहे हैं, जो कि अक्सर होता है।
तो उस कंडीशन में आप पावर का वेरिएशन देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों की ही वैल्यू पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू 0 हो गई तो पावर भी 0 हो गई, भले ही करंट की वैल्यू कुछ भी हो क्योंकि मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आएगा। फिर यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव हो गई, करंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पावर होगी वह नेगेटिव होगी। इसी प्रकार से फिर दोनों नेगेटिव हो गई तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और यहाँ पर करंट नेगेटिव है तो क्या होगा, पावर यहाँ पर नेगेटिव आएगी। फिर अगेन यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं तो पावर पॉजिटिव आएगी। तो पावर के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मतलब क्या समझ आ रहा है दोस्तों, पावर पॉजिटिव है उसका मतलब यह है कि जो हमेशा पावर सोर्स से लोड की तरफ जा रही है, और नेगेटिव का मतलब क्या है, हमारा जो लोड है वह उल्टा सोर्स को पावर दे रहा है। इस केस में यह जो फॉर्मूला है यह नहीं चलेगा, वी आई। इस केस में जो एक्चुअल पावर ट्रांसफ़र हो रही है लोड तक वह होगी वी आई कॉस थीटा, और इसकी यूनिट होगी वॉट ना कि वोल्ट एम्पियर। तो जितने डिग्री से लैग करेगा करंट उसका हमें कॉस लेके इसके अंदर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं देखूं जब प्योर रेजिस्टिव केस था तो पावर ज़्यादा ट्रांसफ़र हो पा रही थी, करंट और वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, करंट और वोल्टेज की वैल्यू सेम है, लेकिन फेज डिफरेंस आ गया है। तो जब रेजिस्टिव लोड था तो पावर की जो वैल्यू थी वह ज़्यादा थी, हमेशा पॉजिटिव थी, तो इसका एवरेज लेंगे तो हम ज़्यादा आएगा, या इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेंगे तो ज़्यादा आएगी। वहीं अगर हम इसका एवरेज या इसका रूट मीन स्क्वायर लेंगे तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल के अंदर थोड़ा समय ऐसा आ रहा है कि पावर रिटर्न आ रही है लोड से सोर्स की तरफ, और ऐसा हर साइकिल में हो रहा है, तो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ परसेंट रिटर्न लोड कर आती रहेगी पावर, उसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। यह जो पॉजिटिव वाला पार्ट है यह है एक्टिव पावर, मतलब यह हमारी पावर एक्चुअली ट्रांसफ़र हो पा रही है लोड तक, और यह वाली पावर रिएक्टिव पावर लोड कर आ जा रही है, तो यह यूटिलाइज ही नहीं हो पाएगी जब लोड कर आ रही है, तो मतलब यह मोटर के वर्किंग में कोई फंक्शन नहीं करेगी। या बल्ब है तो बल्ब में यह रोशनी नहीं बनाएगी, बस यह रिटर्न लोड कर आती रहेगी या इधर से उधर डोलती रहेगी सोर्स और लोड के बीच में। तो जैसे अगर दोस्तों 3% जो पावर रिटर्न आ रही है करंट के लैग करने की वजह से, तो पावर फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा 0.97। इसका मतलब यह है कि 3% पावर हमारी लोड के आ रही है। जैसे 1000 वोल्ट एम्पियर का हमारा जनरेटर है, मान लीजिए 1 किलो वोल्ट एम्पियर का, और जब हमने इसके ऊपर लोड लगाया तो लोड का जो पावर फैक्टर था और जनरेटर का जो पावर फैक्टर था, कुल मिला के ओवरऑल सिस्टम का पावर फैक्टर हमारा बना 0.8। तो वह क्या बता रहा है 0.8 यह बता रहा है कि सिर्फ 80% ही पावर यूज हो रही है, बाकी 20% रिटर्न आ जा रही है, यानी 800 वोल्ट एम्पियर जो है वह यूटिलाइज हो पा रहा है, कन्वर्ट हो पा रहा है। जैसे मोटर है तो वह मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो पा रहा है, बाकी 200 वोल्ट एम्पियर जो है वह रिटर्न आ जा रहा है, तो वह हमारी हो गई रिएक्टिव पावर। तो जनरेटर तो अपना पूरा वर्क कर रहा है। तो इस दोस्तों यही कारण से जो जनरेटर की रेटिंग होती है या वोल्ट एम्पियर में होती है, क्योंकि कॉस थीटा फिक्स नहीं है। तो दोस्तों मेरा जो जनरेटर है यह वोल्टेज तो उतना ही प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके ऊपर तो दोस्तों मेरा जो जनरेटर है यह वोल्टेज तो उतना ही प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके ऊपर जो लोड लगा है उसके हिसाब से करंट भी फ्लो करा रहा है। लेकिन यह जो फेज डिफरेंस है इसके चेंज होने से पावर जो ट्रांसफ़र हो रही है जनरेटर से लोड में यह वेरी कर रही है। जैसे जैसे फेज डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे यह जो पावर ट्रांसफ़र है वह कम होगी, क्योंकि यह जो नेगेटिव पार्ट है पावर का यह बढ़ता जाएगा, और अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया तो कोई भी पावर ट्रांसफ़र मेरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जितनी पावर जाएगी उतनी पावर रिटर्न आ जाएगी। तो उस केस में मेरा जो लोड है वो वर्क करेगा ही नहीं, उस केस में मेरा जो लोड है वह एक्टिव वर्क तो कर ही नहीं पाएगा। अगर बल्ब है तो वो रोशनी नहीं दे पाएगा, बस मेरी पावर इधर से उधर डोलती रहेगी सोर्स से लोड तक और लोड से सोर्स तक। तो यहाँ पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है। अब मेरा जनरेटर तो अपना पूरा वर्क कर रहा है, वोल्टेज भी दे रहा है, करंट भी दे रहा है, लेकिन कितनी पावर ट्रांसफ़र हो पा रही है लोड तक यह डिपेंड कर रहा है पावर फैक्टर के ऊपर। इस वजह से जनरेटर की जो रेटिंग होती है यह वोल्ट एम्पियर में ही होती है, कॉस थीटा तो लोड के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको अब क्लियर हुआ होगा कि जनरेटर की जो रेटिंग होती है यह केवीए में क्यों होती है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब ना करा हो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में कहना चाहेंगे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत